अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये एक तरह की डेमो क्लास है और इसे आप इंट्रोडक्टरी क्लास भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन भी दूँगा, शॉर्ट हैंड का भी ये जो हम कोर्स करवाने जा रहे हैं, इस कोर्स का भी इंट्रोडक्शन दूँगा और साथ ही इस वीडियो में जो शॉर्ट हैंड का लेसन नंबर 1 है, वो भी हम इसी में ही करेंगे। ताकि स्टूडेंट्स इस बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएँ कि ये कोर्स क्या है, ये शॉर्ट हैंड क्या है और ये शॉर्ट हैंड किस तरह से हम करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को शॉर्ट हैंड का पता ही नहीं होता कि ये है क्या। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी ताकि आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को दे दूँ अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अली हसन है और मैं एक स्टेनोग्राफ़र हूँ फेडरल एक डिपार्टमेंट में। और मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एज़ ए स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफ़र रह चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को ये कोर्स करवाऊँगा। उसके बाद देख लेते हैं जी शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक तरह का लैंग्वेज कोर्स है, जो इंग्लिश की फ्रेज़ेज़ होती हैं या वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम शॉर्ट तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, ठीक है? एक तरह से इसको आप साइन लैंग्वेज कह सकते हैं। मैं अभी आपको बुक भी दिखाऊँगा, लेसन भी दिखाऊँगा तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि ये साइन लैंग्वेज क्या है। अब फ़र्ज़ करें किसी ने बोला है व्हाट इज़ योर नेम? तो अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप पहले व्हाट लिखेंगे, फिर इज़ योर नेम। तो ये लिखने में आपके काफ़ी सेकंड्स चले जाएँगे, ऑलमोस्ट कुछ 6-7 सेकंड आपके सिर्फ़ यही एक स्टेटमेंट लिखने में चले जाएँगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, तो आपको व्हाट भी शॉर्ट तरीके से लिखना आता है, इज़ योर नेम, ये सब कुछ आपको शॉर्ट तरीके से लिखना आ जाता है। तो जो बाकी जिसको शॉर्ट हैंड नहीं आती, वो जो ये एक लाइन व्हाट इज़ योर नेम 6 से 7 सेकंड में लिख रहा होगा, यही लाइन आप 1 से 2 सेकंड्स में लिख लेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ये आप यानी क्योंकि ये साइन लैंग्वेज है, हर चीज़ का हम शॉर्ट फॉर्म में एक यूज़ करते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। इसलिए जो इंग्लिश की लंबी-लंबी लाइन्स होती हैं, उन्हें आप बड़ी आसानी से चंद सेकंड्स में कवर कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड है। मज़ीद जब मैं आगे आपको बुक दिखाऊँगा और लेसन दिखाऊँगा तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं जी इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। इसकी कम से कम आपकी इंटर होना लाज़मी है, यानी कि 12 साल आपकी तलीम होना लाज़मी है। अगर आपने कोई अप्लाई करनी है स्टेनोग्राफ़र के लिए, तो 12 साल तलीम क्या हो सकती है, आपका डीकॉम हो सकता है, एफए हो सकती है, एफएससी हो सकती है, आईकॉम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ़ आपका इंटर यानी कि 12 साल तलीम होनी लाज़मी है। फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ऐज। आपकी ऐज ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए और जो पहले फ्रेश है, मतलब जो जॉब नहीं कर रहे, उनके लिए 30 साल ऐज है। 30 साल से ऊपर अगर आपकी ऐज है तो आप शॉर्ट हैंड के लिए या आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते किसी डिपार्टमेंट में। हाँ, अगर आप सिंध से हैं, अगर आप फाटा से हैं या आप गवर्नमेंट सर्विस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर आपको डिपार्टमेंट कुछ रिलैक्सेशन दे देता है, कुछ डिपार्टमेंट 2 साल की दे देते हैं, कुछ 5 साल की दे देते हैं। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि उसकी रिलैक्सेशन आपको कितनी मिलेगी। बहरहाल जो बिल्कुल फ्रेश हैं शॉर्ट हैंड में, बिल्कुल फ्रेश एनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो उनके ज़हन में ये होना चाहिए कि 30 साल से अगर उनकी उम्र ज़्यादा हुई, तो वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे किसी स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड के रिलेटेड जो पोस्ट हैं उसमें, और अगर उनकी इंटर से कम तालीम है तो भी वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें जो जॉब्स हैं वो कहाँ-कहाँ आती हैं। देखें, स्टेनोग्राफर एक ऐसी पोस्ट है जो पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में आती है। वो चाहे पाक आर्मी है, वो चाहे पुलिस है, चाहे वो नैब है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, एफआईए, आईएसआई, आईबी, मतलब जो भी आपके ज़हन में एक डिपार्टमेंट आ सकता है, वो तमाम में स्टेनोग्राफ़र्स होते हैं। अब जो स्टेनोग्राफ़र है, इसके कुछ और भी नाम होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में इसको स्टेनोटाइपिस्ट कहते हैं, जो कि 14 स्केल का होता है। कुछ में ये स्टेनोग्राफ़र होता है, जो कि 15 स्केल का होता है और 16 का भी होता है। कुछ दफ़ा इसको असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी कहा जाता है, यानी कि एपीएस, ठीक है? वो 16 ग्रेड का होता है, वो भी असल में स्टेनोग्राफ़र होता है। उसके बाद जुडिशरी में इसकी वैकेंसीज़ आती हैं, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, पीए के नाम से, पर्सनल असिस्टेंट। तो वो 17 और 18 स्केल की वैकेंसीज़ होती हैं, असल में वो भी स्टेनोग्राफ़र है। तो देखिए, मैंने आपको 14 स्केल से लेकर 18 स्केल तक बताया है कि स्टेनोग्राफ़र की जो सीट्स हैं वो आती हैं। नाम अलग-अलग होते हैं, कभी इसको स्टेनोटाइपिस्ट कहा जाता है, स्टेनोग्राफ़र, एपीएस, पीए। तो ये स्केल वाइज़ इसके नाम चेंज होते हैं, लेकिन होता असल में स्टेनोग्राफ़र ही है। यानी वो टेस्ट पास करने के लिए आपको आनी सिर्फ़ शॉर्ट हैंड ही चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी है तो आप वो 14 स्केल वाला भी क्लियर कर जाएँगे और 18 वाला भी कर जाएँगे, क्योंकि टेस्ट इसका सेम होता है, सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन का फ़र्क होता है कि अगर आपकी इंटर है तो आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए और स्टेनोग्राफ़र जो 15 स्केल का उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 14 ईयर की स्टडी है, यानी अगर आपका कोई बीए है या बीएस कुछ कुछ आपने
किया हुआ है, बीएससी किया है या एमए, एमएससी इस तरह से कुछ आपने मतलब 14 इयर्स एंड अबव अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो फिर आप 16, 17 और 18 पे भी अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट हैंड यही होगी। उसमें कोई ये नहीं है कि 17 स्केल पे बड़ी हाई लेवल की शॉर्ट हैंड होगी, सेम ही होती है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी मतलब अगर आपने हमारे इस कोर्स में एनरोल करना है तो आपकी एज या क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए अगर आपने हमारे पास एनरोल करना है तो आपकी मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए, 28 साल। उसकी वजह क्या है कि शॉर्ट हैंड करते हुए बाज़ दफ़ा जब 5-6 मंथ में ये कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस में 4 से 5 मंथ लग जाते हैं। अगर आप मतलब डेली से कोई घंटा 2 दे रहे हैं, अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो इसमें फिर आप मतलब 1 साल से पहले भी लग सकते हैं। तो इसमें आप लोगों की जो एफर्ट है वो बड़ी मैटर कर रही होती है क्योंकि हमारे पास तो आपने क्लास में घंटा डेढ़ 2 रहना है, उसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप आएँ तो आपकी मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपकी फ़र्ज़ करें 29 है, तो आपने शुरू कर लिया, आपकी कोई 5-6 महीनों में कोर्स पूरा हो गया, 4-5 महीने आपने प्रैक्टिस की और जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो आपकी उम्र 30 साल से गुज़रने वाली होगी, जो कि फिर आपको फ़ायदा नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह जो क्वालिफ़िकेशन है, वो कम से कम इंटर होनी चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, उनकी मैट्रिक होती है, लेकिन वो इंटर कर रहे होते हैं, वो या फर्स्ट ईयर में होते हैं या सेकंड ईयर में होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी साल 1 में साल या डेढ़ साल में उनकी ये इंटर कंप्लीट होने वाली है और तब तक वो हम हमसे शॉर्ट हैंड करते रहते हैं। उनकी शॉर्ट हैंड तब तक बहुत अच्छी हो चुकी होती है और जैसे ही उनका इंटर का रिज़ल्ट आता है, तो वो बजाय 0 से शुरू करने की उनकी शॉर्ट हैंड ऑलरेडी ही बहुत अच्छी होती है और वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाके टेस्ट देते हैं किसी और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके जो टाइम है वो कितना होगा जब आप हमारे पास कोर्स करेंगे। देखिए, जब आपने बिल्कुल एक फ्रेश आप बच्चे हैं, ब बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, आपने शॉर्ट हैंड पहले कभी भी नहीं की। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है पिटमैन की एक बुक है। शॉर्ट हैंड की एक बुक है जिसका नाम है पिटमैन और ये मैं आपको इधर ये दिखा भी देता हूँ। ये एक बुक होती है, ठीक है? पिटमैन ये कैमरे में मिरर की वजह से आपको सही नज़र नाम नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं आपको नाम लिख के ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि पिटमैन की बुक है, ये आप इसका कवर देख लें, ठीक है? तो सबसे पहले यही करवाई जाती है। इसको आप शॉर्ट हैंड का कायदा समझ लें, इसको जैसे हम इंग्लिश जब हम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एबीसी सीखते हैं ना, ए से लेके ज़ेड तक हम एबीसी सीखते हैं और जब हमें मैथ करनी हो तो 1 से लेके 100 तक गिनती सीखते हैं। इसीलिए इसी तरह ही जब शॉर्ट हैंड की जो बेसिक है, इसका कायदा है, वो ये पिटमैन की बुक है। तो जब ये पिटमैन की बुक कंप्लीट हो जाती है, तो आपको शॉर्ट हैंड मुकम्मल आ चुकी होती है क्योंकि जितनी भी शॉर्ट हैंड है, वो तमाम की तमाम इसमें है। इसके अंदर ही सारे रूल्स हैं, किस तरह से की जाती है, कब क्या करना है, कैसे लंबे जो वर्ड्स हैं उसको लिखना है, ए टू ज़ेड इसमें होता है। तो ये आपकी बुक तकरीबन कुछ 4 से 5 मंथ में हम कंप्लीट करवा देंगे, इसके बाद आपको शॉर्ट हैंड आ जाएगी। लेकिन चूँकि कॉम्पिटिशन है आजकल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको शॉर्ट हैंड आने के बाद स्पीड भी आपकी होनी चाहिए कि आप स्पीड से लिख सकें क्योंकि इस शॉर्ट हैंड की बुक ने आपको लिखना सिखाना है और स्पीड भी आपकी ये बना देती है लेकिन उस लेवल की स्पीड नहीं बनाती जो कि टेस्ट पास करने के लिए ज़रूरी होती है। तो उसके लिए फिर हम प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम इससे एक नेक्स्ट बुक है जिस बुक का नाम है 700 तो वो भी हम करवाते हैं और जो न्यूज़पेपर है ज़्यादातर डॉन न्यूज़पेपर वो भी हम साथ-साथ करवा रहे होते हैं। वो मैं आप आहिस्ता-आहिस्ता जब आप क्लास में एनरोल होंगे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से न्यूज़पेपर करवाते हैं हम, किस तरह से स्पीड आपकी बनेगी। तो चूँकि आज की एक क्लास डेमो क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं इसमें आप लोगों के जो मेजर जो कंसर्न्स हो सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से जी स्पीड बनेगी, तो वो स्पीड की प्रैक्टिस करते भी 3 से 4 मंथ, बाज़ दफ़ा 5 मंथ लग जाते हैं और अगर बच्चा खुद अपने इस क्लास के बाद भी अच्छा टाइम दे रहा है शॉर्ट हैंड को, तो इससे कम भी टाइम लग सकता है। तो जी, इस तरह से बाद में भी ये पिटमैन करने के बाद 4 से 5 मंथ जब वो अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा, तो वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा कहीं भी टेस्ट देने के लिए। उसे खुद फ़ील हो जाएगा कि अब मुझे अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर वो जिस भी डिपार्टमेंट में सीट्स आएँगी वो अप्लाई करेगा और डेली बेस पे आ रही होती हैं सीट्स क्योंकि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। कभी एक में आ रही होगी तो अगले हफ्ते दूसरे में आ रही है, उससे अगले हफ्ते किसी और डिपार्टमेंट में आ रही है। तो इस तरह से इसमें सीट्स आती रहती हैं और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि इसमें जो सिफ़ारिश वाला चक्कर है वो नहीं होता या आप कह लें ना के बराबर होता है। जिस तरह से जो बाकी आपको पता है वैकेंसीज़ होती हैं उसमें पाकिस्तान में सुनने में आता है कि सिफ़ारिश की बेस पे लगा जाता है, मेरिट बहुत हाई होता है। तो ये जो शॉर्ट हैंड है इसमें जो एक अच्छी चीज़ है, पॉज़िटिव चीज़ बहुत ज़्यादा वो ये है कि आपको कहीं किसी को पैसे देने नहीं पड़ते, आपको किसी सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं होती, आपने जाके टेस्ट देना है, जैसे ही टेस्ट आपका क्लियर तो बस वो आपको डिपार्टमेंट आके इंटरव्यू के लिए बुला लेता है।
उसके बाद जी बच्चों के बहुत से सवाल होते हैं कि क्या सर ये कोर्स करने के बाद हमें कोई सर्टिफ़िकेट मिलेगा? देखिए, इसमें आपको शॉर्ट हैंड का जो सर्टिफ़िकेट है ना, वो कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं माँगेगा, ना ही ज़रूरत होती है। हम कई डिपार्टमेंट्स में हम सिलेक्ट हो चुके हैं, कई डिपार्टमेंट्स के हमने टेस्ट क्लियर किए हैं, तो हमसे आज तक किसी ने जो शॉर्ट हैंड का सर्टिफ़िकेट या डिप्लोमा है, वो नहीं माँगा। वो क्यों नहीं माँगा? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अदारे से डिप्लोमा बनवा के ले जाएँ, उस बेस पे आपको पूरे पाकिस्तान में कोई भी डिपार्टमेंट जॉब नहीं देने वाला। हाँ, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, आप जाके टेस्ट देंगे, आपसे कोई भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं किया जाएगा और वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर अगर डिप्लोमा ही नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें? क्योंकि अगर इसमें आपको कोई सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत ही नहीं है, ना कभी आपसे माँगा जाएगा। तो इसलिए इसमें आपने सर्टिफ़िकेट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आजकल भी मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से सुनने में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ये आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद एक चीज़ हो जाती है कि आखिर ये स्टेनोग्राफ़र होता क्या है? या जो शॉर्ट हैंड के बाद जो जॉब हमें मिलेगी वो चाहे स्टेनोटाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफ़र है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है या पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट है। तो ये मतलब इसकी जॉब नेचर क्या होती है? ये लगने के बाद हम करेंगे क्या? तो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो देखें बेसिकली जो स्टेनोज़ होते हैं, वो एक तरह से क्लेरिकल स्टाफ में आते हैं, ठीक है? लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इनका काम वैरी करता है। एक डिपार्टमेंट में इनका काम कुछ होगा तो दूसरे में कुछ। लेकिन ओवरऑल होते ये क्या हैं? ये एक तरह से पीए होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको सादा-सी मिसाल दूँगा। आप पंजाब पुलिस में लग गए हैं स्टेनोग्राफ़र, तो आपकी ड्यूटी क्या होगी? आप स्टेनोग्राफ़र को आप दूसरे लफ्ज़ों में पीए कह सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप पंजाब पुलिस में लग गए हैं, तो जिस सेटअप पे आपकी ड्यूटी होगी, मिसाल के तौर पे आपकी ड्यूटी लग गई है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, मिसाल दे रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में जो इंचार्ज होगा पुलिस का, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट है तो वो डीपीओ होगा, अगर वो एक मखसूस एरिया का है तो वो बाज़ दफ़ा एसपी या डीएसपी होता है, लेकिन कम से कम उसका 17 स्केल होना चाहिए। तो जो स्टेनो होगा वो उसका पीए होगा। पीए से मुराद क्या है कि वो जो ऑफ़िसर होगा उसने जितने भी अपने स्टाफ से काम करवाने हैं या उसने अपना कोई कह लें कॉन्फिडेंशियल या कोई ऐसा खुफिया लेटर है वो टाइप करवाना है तो वो आपसे करवाएगा और वो आपको कहेगा कि ये जो बाकी स्टाफ है इस तक मेरा ये जो पैगाम है ये पहुँचा दें। यानी कि स्टाफ और उस ऑफ़िसर के दरमियान जो एक बंदा होगा वो आप होंगे। वो आपके थ्रू ही ऑफ़िसर अपने स्टाफ के साथ बात कर रहा होता है। इसलिए ये एक बड़ी सेफ एंड सिक्योर जॉब है क्योंकि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके कोलीग्स होते हैं, वही आपको जीने नहीं देते। तो इसमें क्या होगा कि चूँकि आप हर टाइम ऑफ़िसर के साथ रह रहे हैं, ऑफ़िसर का आपके साथ एक डायरेक्ट इंटरैक्शन है, तो वो जो बाकी जो सबऑर्डिनेट होते हैं ऑफ़िसर्स के जो क्लर्क हैं या आप कह लें इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं या जो जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे, वो जो भी स्टाफ़ हैं, तो वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि उसे पता है कि ये हमारे हेड का पीए है, इसके थ्रू ही हम तक पैगाम आने हैं और इसके थ्रू ही हम तक काम आने हैं। तो इसे आप वो पीए ना समझ लीजिएगा जो आपकी ज़ेन में हो के जाओ जी सब्ज़ी ले आओ, जाओ जी ये कर दो, ये वो वाला नहीं है। ये क्लेरिकल मैंने आपको बताया पोस्ट है और इसका कम से कम पाकिस्तान में स्केल 14 होता है। तो आपको पता है 14 स्केल एक अच्छा स्केल है, सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट होता है ये। तो ये एक बहुत अच्छा स्केल है, तो इसमें आपको रिस्पेक्टफुली काम मिलेंगे, आपको वो फिज़िकल कोई काम नहीं देंगे कि जाओ भाग के जाओ ये करके आओ। अगर ऑफ़िसर ने आपके थ्रू आगे काम करवाना है अपने स्टाफ से, तो प्रॉपर आपको भी कोई छोटा कह लें नैब कासत कह लें मिला होता है। तो ऑफ़िसर ने आपको कॉल की, आपके पास नैब कासत भेजा कि ये काम जी मिसाल के तौर पे मैं पी हूँ, तो ये अली को बताओ कि ये स्टाफ को ना ये काम करवाना है या ये फलाँ दिन जी स्टाफ की छुट्टी है। तो वो जो नैब का सद है वो मेरे पास आएगा या ऑफ़िसर बाद दफ़ा डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर लेगा। फिर मैं क्या करूँगा मैं उस जो ऑफ़िसर का पैगाम है उसको अगर कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सऐप का उसमें शेयर कर दूँगा या मैं जो मेरे पास नैब का सद होगा मैं उसको भेजूँगा कि ये इत्तला दे आओ इस तरह से काम है। और फिर अगर ऑफ़िसर को कोई मेरे से डायरेक्ट काम है मतलब वो चाह रहा है कि कोई एक ऐसा लेटर है जो वो किसी को नहीं बताना चाह रहा। वो मेरी हद तक यानी अपने पीए की हद तक रख रहा है, तो वो मुझे ही अपने ऑफ़िस में बुला लेगा। तो मैं अपने ऑफ़िस से उसके ऑफ़िस में जाऊँगा, उसके ऑफ़िस में सिस्टम वगैरह पड़ा होगा या मेरे पास अपना लैपटॉप होगा, तो वो जो टाइप करवाएगा मैं वो लिखूँगा। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल स्टेनोज़ का काम
डिपार्टमेंट्स में चल क्या रहा है। और अगर आपको मैं इसका लिटरल मीनिंग बताऊँ स्टेनोग्राफर का, तो वो ये है कि ऑफिसर आपको डिक्टेशन देगा, आप ऑफिसर के पास खड़े हैं, ऑफिसर आपको कहेगा कि ये मैं लेटर की डिक्टेशन दे रहा हूँ, वो लेटर पूरा इंग्लिश में बोलेगा, आप उसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे और जाके फिर आप इसको टाइप करके कंप्यूटर पे लाके उसको दिखा देंगे, वो देख लेगा कि सब कुछ ठीक है। अगर कोई गलती होगी तो वो आपको कह देगा ये ठीक कर लो, अदरवाइज़ वो उसपे साइन करके तो वो आगे फिर लेटर जहाँ भिजवाना है, वो भिजवा दिया जाता है। इस तरह से डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। और इसकी अगर मैं दूसरी आपको सादा-सी मिसाल दूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट में लग गए हैं या सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप स्टेनोग्राफर ही लग गए हैं, तो उसमें आपको स्टेनोग्राफर भी कहा जा सकता है या आपको पीए कहा जा सकता है, जो कि 17 और 18 स्केल की जॉब है। तो उसमें आप जो उस अगर सेशन कोर्ट में लगे हैं, तो उस कोर्ट का जो जज होगा, आप उसके पीए होते हैं। जहाँ जज की कुर्सी होगी, उसके साथ ही आपकी कुर्सी होगी। अगर आपका कभी कोर्ट में जाना हुआ हो, आप देखते होंगे कि जज ऊपर बैठा होता है, उसके नीचे एक साइड पे कंप्यूटर पे एक बंदा बैठा होता है, तो वो स्टेनोग्राफर होता है। तो उसकी भी जज के साथ एक तरह से डायरेक्ट ताल्लुक होता है, क्योंकि जज जितने भी ऑर्डर्स वगैरह जो भी लिखवा रहा होता है, वो उसी को लिखवा रहा होता है, तो इसलिए उसके साथ उसका एक अच्छा ताल्लुक बन जाता है। तो इसी तरह अगर आप सुप्रीम कोर्ट में स्टेनोग्राफर लग गए हैं, उसमें इसको स्टेनोग्राफर भी कहा जाता है, पीए भी कहा जाता है, 17 और 18 ग्रेड पे आप होते हैं, तो उसमें आप किसी जस्टिस या चीफ जस्टिस के साथ आप ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा आप और अगर आप किसी कह लें सेक्रेटेरिएट में लग गए हैं, चाहे वो पंजाब सेक्रेटेरिएट है या वो इस्लामाबाद में जो पाक सेक्रेटेरिएट उधर लग गए हैं, तो फिर आपकी मिनिस्टर्स के साथ भी ड्यूटी लग रही होती है। फ़र्ज़ करें कोई फ़िनांस मिनिस्टर है, कोई होम डिपार्टमेंट का वो हेड है या कोई भी मिनिस्टर है, तो आप मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट आप पीए होते हैं, उनके साथ वो जहाँ जा रहे होते हैं, उनके साथ आप जा रहे होते हैं। अगर उसने कोई उधर ज़रूरी आपको लेटर टाइप करवाना हो, तो वो आपको उधर इंग्लिश में बताएगा, तो आपके पास एक डायरी होगी, आप उसमें लिख लेते हैं। तो ये जी मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर स्टेनोग्राफर की जॉब होती क्या है, और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया कि प्रैक्टिकली आप करेंगे क्या जाके, ठीक है? क्योंकि हम डिपार्टमेंट्स में रह चुके हैं, हमें आइडिया है कि किस तरह से क्या काम हमें प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है कि क्या काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको इस बारे में भी क्लैरिटी दे दी है कि ये असल में इस नौइयत की जॉब है। तो उसके बाद जी मैं अब आपको जो पिटमैन है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये खोल के भी मैं आपको थोड़ी-सी दिखा देता हूँ। कैमरे में बहरहाल आपको ये उल्टा-सीधा सा नज़र आएगा, लेकिन मैं अभी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, बल्कि इसी में क्लियर करूँगा। उसमें मैं जो इसका लेसन नंबर 1 है, वो आपको करवाऊँगा, जो इस बुक का लेसन नंबर 1 है, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी आ जाए कि हम ये शॉर्ट हैंड करेंगे किस तरह से, ये है क्या और आगे चल के हमारे सामने कौन-कौन से लेसन आ सकते हैं। तो वो शुरू करते हैं। चलें जी, हम सबसे पहले शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 1 करेंगे आज। तो उसके लिए आपको चाहिए पिटमैन शॉर्ट हैंड, ये वाली आपको बुक चाहिए। ये एक छोटी-सी बुक होगी, आप इसका कवर देख लें। इसका नाम है पिटमैन शॉर्ट हैंड, ठीक है? न्यू कोर्स एंड की, ये इसका नाम है। और उसके साथ आपको चाहिए होती है एक लेड पेंसिल, या जिसे हम आप कच्ची पेंसिल कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड आप जो स्टार्टिंग में कच्ची पेंसिल से ही करते हैं। जब आप काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब आप काफ़ी ज़्यादा इसमें परफेक्ट तकरीबन हो जाते हैं, परफेक्ट तो वैसे कोई भी नहीं होता जब आप, लेकिन इस आपको अच्छी खासी आ जाती है, तो उसके बाद आप इसको बॉल पॉइंट से कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये स्टार्ट जो कच्ची पेंसिल से ही करनी पड़ती है। तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए, उसके बाद ये आपके पास लेड पेंसिल आ गई, और एक आपके पास ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये चैप्टर 1 इसका स्टार्ट होता है इधर से। तो ये है जी इसका चैप्टर नंबर 1। तो देखें, इंग्लिश में जब हम एबीसी सीखते हैं, तो हम एबीसी को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। और वो कितने हैं? 26, ए से लेके जेड तक। और शॉर्ट हैंड में कितने हैं? वो हैं 24, लेकिन हम इसमें इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, इंग्लिश में जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, तो हम उसको अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए से लिखते हैं। लेट्स सपोज़ अगर हमने लिखना है कप, तो हम सी यू पी, क्योंकि सी क्या है? के की आवाज़ दे देता है, तो यू पी कप। और इसी तरह से अगर हमने लिखना है पाकिस्तान, तो वो हम पी से शुरू करके पाकिस्तान इस तरह से लिख लेते हैं स्पेलिंग के हिसाब से। लेकिन शॉर्ट हैंड में हम आवाज़ को देखते हैं कि आवाज़ कौन सी है, ठीक है? तो आवाज़ और कॉन्सोनेंट को मिला के एक स्ट्रोक बनती है। स्ट्रोक किसे कहते हैं? शॉर्ट हैंड में हम जब कुछ भी लिखेंगे तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? पहले तो 24 कॉन्सोनेंट्स हो गए, उसके बाद 12 वावल्स, ठीक है? वावल आपको पता है क्या होते हैं? आवाज़ें। उसके बाद 4 डिप्थोंग्स, यानी कि 4 डिप्थोंग्स होते हैं। तो ये इसमें ही पूरी की पूरी शॉर्ट हैंड आपकी
कवर हो जाती है। तो अभी मैं समझ सकता हूँ कि आपको आपके ऊपर से ये बातें जा रही होंगी, लेकिन जैसे हम ये पहला ये चैप्टर करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये जो पहला चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल तो ऊपर से जा रहा होगा आपके। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी, ये जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, उन 24 कॉन्सोनेंट्स में से आज हम कौन से करने वाले हैं, ये 6 पी, बी, टी, डी, जे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम सीखते हैं ना ए बी सी डी और वो जेड तक जाते हैं और टोटल कितने बनते हैं 26। इसी तरह ही इसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो है 24 और वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पी से। अब आप इसको पी वो वाला ना समझें जो ए बी सी वाला पी है, बल्कि इसमें पी का मतलब है प की आवाज़ और बी का मतलब है ब की आवाज़, टी का मतलब है ट की आवाज़, डी ड की आवाज़, जे च की आवाज़ और जे ज की आवाज़। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसमें आवाज़ जो सुनते हैं हम उस बेस पे जो वर्ड्स हैं उसको शॉर्ट हैंड में लिख रहे होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा। अब ये क्या है जी, पी और ये लेटर है पी और इसको बताया हुआ है कि हम इसको शॉर्ट हैंड में किस तरह से लिखेंगे, ऐसे। और मैं आपको रजिस्टर में बता दूं कि आप कैसे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें ये है जी पी, ठीक है, ये पी है। अब इसको मैं शॉर्ट हैंड में कैसे लिखूंगा, ये देखें आगे मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, ये मैं इधर आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये यानी कि पी है, ठीक है, और ये पी मैं लिख कैसे रहा हूँ, ये देखें ऐसे हल्की टेढ़ी सी लाइन, और ये पी है और आपने ज़ोर से नहीं लिखना, बिल्कुल हल्का सा लिखना है। ये मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर मुझे किसी ने कहा कि शॉर्ट हैंड में पी लिख के दिखाओ, मैं कहूँगा ये लें जी, ये मैंने पी लिख दिया, ये मैंने पी लिख दिया, ठीक है। और उसी के साथ ही अगला आ जाता है बी, ठीक है। और अब गौर करेंगे तो पी थोड़ा सा कह लें कि लाइट सा लिखा हुआ है, लेकिन जो बी है वो थोड़ा सा गहरा लिखा हुआ है, हालांकि बिल्कुल सेम सेम साइन है। तो इसी तरह ही अगर ये मैं पी लिख रहा था तो हल्का साइन, और अगर इधर ही मैंने शुरू करना है जी बी लिखना, ये फ़र्ज़ करेंगे मैं बी, अब कैसे लिखूँगा, ये बी, ठीक है। अब आप गौर करेंगे कि जो पी था वो थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ था, ठीक है, और जो बी है वो थोड़ा सा गहरा लिखा हुआ है। आप ये माजरत के साथ क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो हर एक जैसा तो नहीं लिखा जा रहा, लेकिन मेन क्या है कि ये पी है और ये बी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप हल्का लिखेंगे तो पी बन जाएगा, गहरा लिखेंगे तो बी बन जाएगा। और इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए पी, और ये मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ बी। इसमें आपने डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इधर भी देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि पी लिखने के लिए उसने देखें डायरेक्शन दी हुई है कि ऊपर से नीचे आना है, और बी लिखने के लिए ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी टी। अब इधर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा टी, ठीक है, ये हो गया टी, ठीक है। और टी का साइन हमने कैसे पढ़ा, उसने कहा जी बिल्कुल आप एक सीधी हल्की सी लाइन लगा दें तो ये टी है, ठीक है, ये हल्की सी लाइन। इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो देखें जो पी है वो भी मैंने देखें हाफ लिखा। फ़र्ज़ करें कि ये अगर इसकी 4 लाइनें होती, ठीक है, 4 लाइनें, तो देखिए पी मैं इधर तक लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि पी ऐसे लिख दें, ठीक है। इधर मैं मिसाल आपको देता हूँ, आपने पी को ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है, ना ही पी को ऐसे लिख देना, ठीक है, ना बहुत छोटा ना बड़ा। पी है इतना सा और फिर बी भी है इतना सा। उसके बाद अभी जो हमने टी देखा है वो है सीधा बिल्कुल ऐसे, ये टी है, ठीक है, ये मैं टी लिख रहा हूँ। यानी कि आपने साइज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपने बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप टी ऐसे पूरा ही लिख दें, टी सिर्फ इतना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डी। तो बिल्कुल उसी तरह ही जैसे पी और बी हमने लिखा था, टी लिखा हमने सीधा, और जो डी है, डी कैसे होगा जी, ये फ़र्ज़ करेंगे मैंने इधर डी स्टार्ट किया, डी बिल्कुल टी की तरह ही है, लेकिन उसको हम थोड़ी सी पेंसिल को दबा के लिखेंगे। और पेंसिल को इतना ज़्यादा नहीं दबा देना कि वो दूसरी साइड पे छप जाए या दूसरी साइड पे नज़र आने लग जाए ज़्यादा। बस कह लें कि अगर ये टी है, फ़र्ज़ करें ये मैंने टी लिखा, ये देखें थोड़ा सा हल्का है, ये डी लिख दिया। तो अब यानी कि हमने सीख लिए हैं जी 4 कॉन्सोनेंट्स। पी, ये मैं इधर से आपको शुरू करूँगा, पी, ठीक है, एक सेकंड, ये आप अब नज़र आ रहा होगा पी, ये बी, टी और ये डी, ठीक है, सिंपल है ये। पी मैंने लिखा हल्का सा, उसको थोड़ा सा गहरा किया तो वो बी बन गया।
ये टी लिखा मैंने हल्का सा उसको थोड़ा सा गहरा किया तो डी बन गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले जो दो कॉन्सोनेंट है हमारे आज के, चे और जे। इसमें चे भी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो चे की भी आवाज़ जैसे कुछ चौक, ठीक है, या हम कह सकते हैं चाकू, सॉरी चाकू तो हो जाएगा उर्दू का वर्ड, यानी चे से काफ़ी चार्मिंग, ठीक है, चाइना, काफ़ी वर्ड बनेंगे चे से, तो इसलिए चे भी इसमें कॉन्सोनेंट है। तो चे अब उसने किस तरह से लिखा हुआ है देखें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन जैसे पी इधर से इधर था, चे इधर से इधर है, ठीक है। ये मैं आपको अब चे लिख के दिखाता हूँ, इधर लिख लेते हैं जी, ये चे, चे को कैसे, सी एच, ये चे अब लिखेंगे कैसे, ऊपर से नीचे, ठीक है। जैसे पी को हमने इधर से इधर किया था ना, लेकिन चे क्या है, ऊपर से नीचे, यानी कि ये जो टी था वो बिल्कुल सीधा था ना, और चे को हल्का सा हमने टेढ़ा किया तो वो चे है, ठीक है। अगर इसको बिल्कुल सीधा हम लिखें तो टी है, ठीक है, लेकिन हल्का सा हमने राइट साइड पे इसको हमने गिरा दिया तो ये बन गया है चे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, जे, ठीक है। ये देखेंगे हम, आप इधर मैं लिखूँगा जे, और जे कैसे है, बिल्कुल चे की तरह ही है, सिर्फ उसको थोड़ा सा गहरा लिख देना है। देखें ये मैंने लिखा है चे, हल्का हल्का सा है, और ये मैंने लिखा है जे, इसको थोड़ा सा मैंने गहरा कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने जो पेंसिल है अपनी वो बहुत ज़्यादा नहीं दबा देनी कि दूसरी साइड पे नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये जी आपका चैप्टर नंबर 1 है। उसकी इसी तरह ही चैप्टर नंबर देखें, हर चैप्टर के आगे एक्सरसाइज है, ठीक है, उसकी ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। देखें इस एक चैप्टर की 3 एक्सरसाइजेज हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर जब 2 शुरू होगा तो इसमें देखें नए नए और कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, के, जी, एम, एन। इस तरह से करते करते इसकी हम जो 140 एक्सरसाइजेज हैं, 140 एक्सरसाइजेज तक जाएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि 140, ये देखें इधर ये एंड हो रही है बुक, इधर ये बुक एंड हो जाएगी 140 एक्सरसाइजेज। तो इस तरह से जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया ना कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यानी कि पी, बी, टी, डी, चे, जे। तो इसमें फिर हम वावल भी आपको बताएंगे, क्योंकि टोटल वावल हमने कितने पढ़े हैं, 12 वावल हैं। यानी कि देखें टोटल शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स थे, 24 में से ये 6 हमने पढ़ लिए अभी, और 12 वावल हैं, 12 में से एक ये जो वावल है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। लेकिन अभी करवाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि शॉर्ट हैंड है क्या, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये कोई एक आध महीने के अंदर करने वाली चीज़ नहीं, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़ा सा इसमें एफ़र्ट भी लगानी पड़ती है। तो इस तरह से हम ना शॉर्ट हैंड को लेके चलेंगे। तो जी ये था चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट हैंड का, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, ये बताने के लिए कि आखिर होती क्या है ये शॉर्ट हैंड, ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी आपको सारी क्लैरिटी होगी कि मेरा इंट्रोडक्शन भी हो गया, शॉर्ट हैंड क्या होती है, स्टेनोग्राफर्स क्या होते हैं, आपको वैकेंसीज कब मिल सकती हैं, किन डिपार्टमेंट्स में आती हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, उसके बाद शॉर्ट हैंड एक्चुअल में हम करते कैसे हैं, आपको मैंने बुक भी दिखा दी। ये मैंने आपको सारी क्लैरिटी अब दे दी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप तक सारी क्लैरिटी पहुंचे, ट्रांसपेरेंसी हो आपको कि आप क्या करने चाह रहे हैं, आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो, ताकि फिर आप हमें अप्रोच करें और मैसेज करें कि हाँ जी हम वाकई ही शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप भी क्लियर रहें और हम भी क्लियर रहें। शुक्रिया।